जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची हो, सिंध हो या पूरा पाकिस्तान, तारीख में जब भी कभी सियासी जमातें, इत्तेहादी जमातें बनाई गई, हुकूमतें, और या उनको गिराया गया, कराची का एक घर, जी हाँ, एमक्यूएम का मरकज 90 इंतहाई ताकतवर तरीन तस्वुर किया जाता रहा। लेकिन गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ और इस सिलसिले में इंतज़ामिया का ये दावा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से ये घर जलकर मुकम्मल तौर पर तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो एमक्यूएम लंदन है या जो बानी एमक्यूएम के कारकुनान हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये शॉर्ट सर्किट हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि 22 अगस्त 2016 को जब पाबंदी और पॉलिटिकल सरगर्मियां खत्म की गई, घर पर ताला लगाया गया, तो उसके फौरन बाद ही इस घर की बिजली को मुनक़ता कर दिया गया था। क्या है हकीकत और असल में ये जो टाइमिंग है, आज हमने इस पर बात करनी है कि ये शॉर्ट सर्किट है या नहीं, कोई इंक्वायरी हुई है या नहीं, इंक्वायरी होनी है या नहीं होनी, इसी पर बात करनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर और फारूक समी। उसके बाद जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है ज़हीर के केस में, और ज़हीर की अहलिया मुबैयना मुग़विया, जिसमें ज़हीर का ये दावा है कि जी शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक वो आज भी उसकी अहलिया है। उसने कराची पहुंचने के बाद जो मुकदमे के चौथे तफ्तीशी अफसर सईद अहमद रिंद डीएसपी को जो बयान दिया, और आज वो जो ज़हीर और शब्बीर की जमानत पर जो दलाइल दिए जा रहे थे, उस पर रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिया गया है। उसके बाद अब रह क्या जाता है? क्या हकीकत है, क्या फसाना है, और फिर सिर्फ इसी केस में जो विक्टिमाइजेशन है हमें देखने को क्यों मिल रही है? इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, चूंकि आज की बड़ी खबर यह है कि जी एमक्यूएम का मरकज और पाकिस्तान की सियासत में एक अहम तरीन रोल अदा करने वाला, जब भी इत्तेहादी कोई हुकूमत बना करती थी तो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाने के फौरन बाद अगर कहीं आता था और अपने आप को पेश करता था और शुक्रिया अदा करता था, वो कराची का था मरकज 90। फारूक समी, क्या देख रहे हैं आप? इसके पीछे क्या है? कोई इंक्वायरी बनी है? कोई हकीकत सामने आई है? क्या हुआ है? क्या आप थोड़ा सा बताएं। और आप लग रहा है कि आज सफेद कपड़ों में हैं। ये ऐसे जी मौकों पे बिल्कुल। सफेद कपड़ों में होते हैं। हैं क्यों? अब ये तो इन्हीं से पूछें। जी फारूक भाई, आज सफेद कपड़ों में हैं आप, और अरमान भाई कह रहे हैं आप ऐसे कपड़ों में, सफेद कपड़ों में होते हैं। नहीं, मैं उमूमी तौर पे सफेद कपड़े पहनता हूँ, पजामा और कुर्ता पहनता हूँ उमूमी तौर पे घर पे। अरे हैदराबादी हैं आप, अच्छा। अच्छा, तो खैर वो उस पे हुआ ये कि देखिए, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज चल रही थी और हम्म। मैसेज का इंतजार था, और मेरे ख्याल में ये क्लियर मैसेज दिया गया है। और देखिए, आपको याद होगा कि पहले कोशिश की गई चीजें एक्टिविटीज करने की, फिर जनाब एक पटिशन की कोशिश हुई, वो नाकाम हुई, और उसके बाद फिर वो तसलसल था, वो 14 अगस्त को निकले, उसकी रैलियां हुई, पार्टिसिपेट किया, आपने मेजोरिटी दिखाई, फिर वो निसार पवर साहब ने एक पटिशन फाइल की, उस पटिशन के हुआ, उस दौरान फिर एक 17 सितंबर की एक्टिविटी प्लान हो रही थी मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जो मेरी सोर्सेज की इतला है या दीगर चीजें। तो मेरे ख्याल में कल की आतिशज़दगी किसी भी वजह से हुई। इसमें आप तो खुद भी कह चुके हैं बिलाल के, जो ना आमिर खान खुश थे, ना मुस्तफ़ा कमाल खुश थे, ना कोई और खुश था इस हवाले से कि जो एक्टिविटीज हो रही थी, क्योंकि अगर वो एक्टिविटीज शुरू हो जाती तो उसके बाद यकीनी तौर पर बाकी सबका डब्बा गोल हो जाता। तो अब इसके लिए ज़रूरी था। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़ी अपडेट हुई थी, और ये आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी है, और ये उन तमाम लोगों को क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है जो किसी तौर पे पैराए में ये समझ रहे हैं कि इस वक्त कोई डील हो गई है या होने जा रही थी। तो मेरे ख्याल हम्म। में उनको मैसेज दिया गया है कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो है वो खुदा जाने, अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज था, इदारों की तरफ से मैसेज था, जिसकी भी तरफ से मैसेज था, लेकिन मैसेज क्लियर हो गया है। आज़ादी इजहार के हवाले से मैं हमेशा बात करता हूँ, लोगों को बोलने का भी हक होना चाहिए और चीज़ें करने का भी हक होना चाहिए। जो कोई भी तहरीक होती है, कोई भी लीडरशिप होती है, उसके ख़त्म होने से वो लीडरशिप या वो तहरीक ख़त्म नहीं होती है।
जो आइडियोलॉजिकल तहरीकें होती हैं या कोई भी सियासी पार्टी का नारा होता है, भले वो आइडियोलॉजिकल ना हो, नहीं होती। भुट्टो को फांसी हो गई, आज भी भुट्टो जिंदा है। और दीगर जो महातिर कौम मूवमेंट का दफ्तर बैतुल हमजा जो है वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के दौर में गिर गया, लेकिन आज भी महातिर कौम मूवमेंट जिंदा है। और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट भी खत्म भी हो जाएगी, दफातर आप खत्म कर देंगे, लेकिन वो इस तरह नहीं होगी खत्म सिर्फ उस सूरत में होगी जब महरूमियाँ खत्म कर दी जाए और चीजें खत्म कर दी जाए, तो फिर वो चीजें खत्म होंगी। गुज़श्ता 2:30 बजे, रात 2:30 बजे से 3 के दरमियान ये वाक़या हुआ और जो है वो खबरें जो है वो सबसे पहले जो है वायरलेस पे जो मैसेज चलता है, मैसेज चला, पहले सेंट्रल का चला, फिर सेंट्रल से वो जो आपका KPO जो कल आता है, वो जो मतलब पूरा सेंट्रल होता है पूरा कराची का, उस पर चला कि जनाब एक घर में आग लग गई है। और घर में आग लगने के बाद जिस तरह नफरी मूव हुई, तो उसके बाद ही दोस्त हम सारे चाय पे बैठे थे, उन्होंने बोला यार निकलना है एक जगह, ये हो गया कुछ। तो मैंने कहा आग लगी है, क्या हुआ? कह रहे नहीं यार नफरी भी मूव हुई है। तो लेकिन यकीन जानिए उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा कुछ। खैर जनाब, वो जैसे ही वो वहाँ पे हम लोग उठ गए, आ गए, हम भी घर आना था। आपको पता है मैं एक कजन की वजह से रात को बाहर था घर से, तो मैं जब घर आया उसके बाद पता चला जनाब वो 90 पर है। फिर रात को मैसेजेस भी चले और तमाम चीजें भी हुई कि भाई आप पहुंचे वहाँ पे। अच्छा, इदारों को भी या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी समझ रहे थे कि जनाब कोई एक्टिविटी होगी और लोग जमा होंगे, लेकिन लोग जमा नहीं हो सके। जो मैंने आज जो अपना ब्लॉग किया था उसमें लिखा कि ना कम ना ज्यादा, मुकम्मिल बात किसी के एहसास की कदर नहीं, बिल्कुल हकीकत वाली बात, लोगों को हकीकत बतानी चाहिए। बिल्कुल लोग जमा नहीं हुए, और लोग जमा नहीं हुए तो उससे एक और एक वाइब गई है भाई, मतलब वो वाली बनी है। हालांकि ट्विटर पे भी मैसेजेस चलाए गए, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जो मैसेजेस चलाए गए कि या तो लोग सो गए थे या चीजें हुई कि लोग जमा नहीं हुए। उस हर चीज का एक पैगाम होता है और वो भी एक तरह से पैगाम ही है। और इस चीज को जारी बात है, बहुत जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट के किसी भी सेटअप से ताल्लुक रखते हो, उन्होंने इस चीज को बड़ा महसूस किया है। और उन्होंने महसूस किया जब भी डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी इसकी जो है वो इंक्वायरी की कह दिया है। जो कि कल के बच्चे आज के जो बड़े हो गए हैं उन्होंने, और वो हुकूमत में भी हैं, उन्होंने इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं किया कि भाई तहकीकात कराई जाए या कुछ की जाए। लंदन से और फारूक सत्तार साहब से और जो दीगर जगहों से जो आई हैं, वो आई हैं कि आप तहकीकात कराएं और चीज़ों को सामने लेकर आएँ। क्योंकि ये जो दफ्तर जला है, ये जो रहायशगाह जली है, इसका जो पॉजिटिव है वो पॉइंट वो उन्हीं को मिलना है, उन्हीं को फायदा होगा इसका। क्योंकि जो आप पहले ही मजलूम थे, आप पहले ही ये तसव्वुर किए जा रहे थे कि आपको दबाया जा रहा है। और इससे एक और एक बात सामने आई है कि इस वाक़े के बाद एक और एक चीज़ उठी है कि जनाब चले अरमान भाई से पूछते हैं। अरमान भाई, फारूक भाई ने ये कहा है कि जो आतिशज़दगी का वाक़या रूडमा हुआ, शॉर्ट सर्किट था या किसी की कोई शरारत थी, ज़ाहिर है ये तो सारी चीज़ें कभी कोई इंक्वायरी होगी तो उसके अंदर पता चलेगी। लेकिन फारूक सभी ने ये भी कहा है कि ये मैसेज भी हो सकता है कुदरत की तरफ से, या फिर जिन्होंने मैसेज देना मतलूब था। तो ये जो मैसेज की टाइमिंग है, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। देखें, इस वक्त जो है जो आग लगी है या लगाई गई है जो भी है, आपकी आवाज कम आ रही है। जी मेरी आवाज कम हो जाती है, अब सही है की आवाज कम हो जाती है। आपकी आवाज कम हो जाती है अक्सर ऐसे मौकों पर। जी नहीं यार, ये ऐसा तो नहीं है। देखिए, ये फारूक समी जो है ना, वो अपने सफेद कपड़ों का बदला ले रहे हैं और कोई बात नहीं है। जी जी जी, कंटिन्यू करें प्लीज। एक्चुअली बात ये है कि ये जो टाइमिंग वगैरह जो है, ये वही है जैसे अभी फारूक समी ने बात की है कि इस वक्त जो है वो जो 17 सितंबर का एक जो कहा था उन्होंने, तो 17 सितंबर के जो एक खदशात थे वो भी मलूज़ खातिर होंगे, हो सकता है। और अभी जो 14 अगस्त को जो एक्टिविटी हुई थी, जिस तरह से की गई थी, वो भी इसमें जो है वो शामिल है। उसको भी जो है देखा जा रहा था और उसको भी जो है वो उसके बारे में जो है वो तज्जिया किया जा रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है। अच्छा, जो भी बातचीत हो रही थी, जो भी जिस मरहले में भी थी, वो कामयाब तो नहीं थी, बहरहाल किसी तौर भी कामयाब नहीं थी या पेशरफ्त उसमें नहीं हो रही थी। जिस तरह से जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो उनकी पटिशन जो है वो दाखिल करने के बाद जो बंदा जो है बिल्कुल गायब हो गया, सीन से आउट हो गया, तो इससे पता चलता है कि वो जो बातचीत
किसी भी मरहले में थी, वो बातचीत जो है उसमें पेशरफ्त नहीं हो रही है और किसी भी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो अब उस तरफ से जो है ना, वो मैं ये समझता हूँ कि उस तरफ से दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी। जो पे दर पे वाकयात हो रहे हैं, 14 अगस्त का वाकया हो गया, सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन का वाकया हो गया, फिर दोबारा जो है वो पिटीशन फाइल करने वाला इधर उधर हो गया, तो उनके बेटे जो है सामने आ गए और फिर उसको मजीद प्रेस किया गया उससे पिटीशन को। और ये सारे जो मामला चल रहे हैं एक के बाद दीगर है, और अब फिर 17 सितंबर की एक के बाज़गिश्त सुनाई दे रही थी। तो इसमें जो है वो ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती हैं कि जो बातचीत कहीं अटक गई है या बात पेशरफ्त नहीं हो रही थी, उसमें जो है वो एक दबाव डालने का सिलसिला भी हो सकता था, प्रेशर डालने का सिलसिला भी हो सकता था। लेकिन ये प्रेशर जो है वो फिर अब 17 सितंबर तक इंतजार नहीं किया गया, और 17 सितंबर से पहले ही जो है वो हो सकता है। लेकिन हमें तो गवर्नमेंट की बात पे यकीन करना होगा कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट ही हो। लेकिन अगर बिजली नहीं थी वहां पर, तो फिर शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि बिजली खोली किसने थी। अगर बिजली नहीं थी, वहां काट दी गई थी, तो बिजली खोली किसने थी। और जो इस वक्त जो काउंटर जो बात की गई है, उसको काउंटर प्रेशर क्यों किया गया है, तो अगर ये काउंटर प्रेशर है तो ये भी जो है वो इसी वजह से हो सकता है कि जो जिस तरह से प्रेशर आ रहा था, हो सकता है अब 17 सितंबर की जो एक्टिविटी है वो उस तरह से शिद्दत से ना हो, या हो सकता है बिल्कुल ही खत्म हो जाए और उसका प्रोग्राम जो है चेंज हो जाए। तो फारूक भाई बताएंगे कि वो प्रोग्राम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अभी भी जो है वो प्रोग्राम है 17 सितंबर वाला या नहीं है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शायद उसमें इतनी शिद्दत नहीं रहेगी, या उसको जो है उस फैसले को अब जो MKM लंदन बैठी है वहाँ पर, उसको अपने फैसले को रिविजिट करेंगे। तो ये सारे मामला भी हो सकते हैं, और प्रेशर और काउंटर प्रेशर का जो है वो मामला मुझे नजर आ रहा है, जो अगर तो जो है वो MKM का दावा दुरुस्त है कि यह आग लगाई गई है, और अगर नहीं लगाई गई है तो फिर जो है इसकी इंक्वायरी, जो आज मजहर अब्बास ने भी एक ट्वीट किया है। मजहर अब्बास जो है वो जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्जियाकार भी हैं। उन्होंने एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा भी किया है। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर जो आग लगी है उसमें वो जो होंडा 50 मोटरसाइकिल थी जो बानी मुत्तहदा की थी, वो एक सिंबल थी मिडिल क्लास का, और वो भी जल गई है उसके अंदर। तो वो एक जो सिंबॉलिक मिडिल क्लास की जो एक मोटरसाइकिल जो कि मुत्तहदा के बानी चलाते थे उस वक्त अपने ज़माने में, जब वो तालिब इल्मी के ज़माने में थे, और उसके बाद भी वो चलाते रहते काफ़ी दिन तक, तो वो भी जो है वो नजर आतिश हो गई है उसी आग के अंदर। तो बहरहाल उन्होंने अपने ट्वीट पे ये भी लिखा है कि CM ने ऑर्डर कर दिया है इंक्वायरी का कि यह एक्सीडेंट है या इंसिडेंट है। तो अब देखना यह है कि ये एक्सीडेंट है या इंसिडेंट है, ये इंक्वायरी में पता चलेगा। अगर CM ने इंक्वायरी का जो है वो कह दिया और इंक्वायरी हो जाती है अगर, तो फिर उसमें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब तक जो सरेदस्त यही है। फारूक भाई, आप सफेद कपड़ों में भी हैं और ताहिर भट्ट ने आपसे सवाल भी इसी नौयत का किया है, जरा थोड़ा सा बताएं कि ये अभी अरमान भाई ने बात की है कि वो CM ने इंक्वायरी का कह दिया और वो CM के हुक्म पर इंक्वायरी होगी, तो उस पर मैंने अपना सिंबल दिया था, बस इसी को बहुत जाने। तो बताएं ना, थोड़ा सा तो बताएं आप। यूं कर दिया ना मैंने, क्या CM ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था, मैंने यूं कर दिया। अब क्या जान लेना चाहते हैं फारूक भाई? पता है क्या चाहते हैं बिलाल? हाँ, मैं एक शेर में कहूंगा, वो हिमायत अली शाहिद साहब का एक शेर है कि मैं कुछ न कहूं फिर भी चाहूं कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। वाह। लेकिन मसला ये है कि ये जो घूरी है, ये घूरी देने वाला मतलब कोई CM के बिल्कुल बराबर में बैठा, राइट लेफ्ट है, सामने है, आगे है, पीछे है, सफेद कपड़ों में है, सुरमई कपड़ों में है, ब्लैक कपड़ों में है, व्हाइट, मतलब किस, मतलब मैं तो नहीं समझ पाया। मैं तो सादा सा आदमी हूँ, मुझे थोड़ा समझाएं, मैं तो नहीं समझा। किस अरमान भाई ख्वाहिशें बहुत है इनकी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। होने से पहले प्रोग्राम होने से पहले बोलते हैं यार देख ख्याल करियो। हाँ, कहते हैं यार कुछ ऐसी बात नहीं कहते हैं ऐसी बात नहीं करना कि प्रोग्राम ही बंद हो जाए। यार देख लेना, जरा ख्याल करना। प्रोग्राम बंद हो जाए, बंदा बंद हो जाए। उनको अपनी प्रोग्राम की पड़ी है बस। नहीं देखें यार, अब आप देखें, आप दोनों मिलकर अगर मेजबान देखें, बड़ा मशहूर, अब
शायरी की बात हुई है तो एक छोटा सा शेर हमसे भी सुन लें। जी जी। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा मुंह से धो रहे हो, गुमा है तुमको रास्ता कट रहा है, मुझे यकीन है मंजिल खो रहे हो। हर चीज का हल सिर्फ डायलॉग है, सिर्फ डायलॉग है और सिर्फ डायलॉग है। अगर ये क्या बात, देखें, क्या बात। ये जो आपकी ये थी ना, ये जो जगह थी, मतलब बहुत सारी चीजों पे हम तीनों को इख्तलाफ था, होगा, था, फ्यूचर में भी होगा। है, हो भी सकता है। जी जी। और हमने कभी भी, हम उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने, यहाँ पे बहुत से लोग फैसिलिटेट हुए हैं बानी के दौर में, अल्लाह का शुक्र है हम उन लोगों में से नहीं है जिन जो कभी भी 1 रुपए के भी फैसिलिटेट हुए, चाराने की भी फैसिलिटेट। तो मसला ये था कि वो एक सिंबल था, जैसे कि मजहर साहब ने बोला कि भाई मिडिल क्लास भी हो सकती है। वो एक सिंबल जी जी। था कि उस पतली गली के अंदर 120 गज के घर में लोग आते थे, अपना माथा टेकते थे, अपनी हुकूमत बनाते थे, और वडेरे जागीरदार, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चौधरी शुजात हो, बड़े बड़े लोग आते थे और वहां पे होता था। एक सिंबल था, लोगों को एक उम्मीद थी कि मिडिल क्लास भी आगे बढ़ के कुछ कर सकता है। एक तो वो किया, फिर दूसरा, आपने एक सियासी जमात के अगर दफ्तर जला है तो उसका मतलब ये है कि आपने उनके पास से रास्ते खत्म कर दिए। जब बिल्ली को भी आप कमरे में बंद कर देते हैं और बंद उसके पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो आपका मुंह नोच लेती है। बड़ी मशहूर हकाया है। तो जनाब रास्ता दीजिए, रास्ता नहीं देंगे लोग फटेंगे, लोग फट पड़ेंगे, उन चीजों से बचिए। एक चीज। दूसरी ये कि जो आपने मैसेज देना था उसका मैसेज बड़े आपने मोड़ने अंदाज में दिया है, इस तरह नहीं होगा। अब इसके दो चीजें होंगी, आज की बात में भी मैंने ये रखी है, या तो जल गया सब कुछ या इससे जिला बख्श दी गई। अब ये लोगों ने तय करना है। सियासी जमातें, सियासी तहरीकें जो हमेशा कुर्बानियों पे डिपेंड करती हैं, और जब वो कुर्बानियां देती हैं तो उनका कुर्बानियों में सर्वाइवल होता है। मैं कराची की सियासत में 2 जमातें थी जिनके ऊपर मैं शदीद तनकीद करता रहा हूँ कि उन्होंने आपस में लड़के बहुत लॉस किया। एक एमक्यूएम थी, एक एमक्यूएम हकीकी थी। जब एमक्यूएम हकीकी को बिल्कुल फिनिश कर दिया, उसके बाद भी उनका कारकुन खड़ा था। हम लांडी 89 में जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम भैंस कॉलोनी तक हमने जाके देखा, वहां पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लड़के खड़े होते थे। किसी भी, आप उनको गलत कहें, वो बिल्कुल गलत थे, वो गद्दार थे आपकी नजर में, सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने मुश्किल वक्त किया, सर्वाइव किया। चुन चुन के उनके बड़े बड़े सारे मार दिए गए, जो जो फिगर थी सारे किसी न किसी वाक़े की नजर होता है। लेकिन आज भी एमक्यूएम हकीकी उन इलाकों में जिंदा है, खड़ी हुई है। इसकी बुनियादी वजह है कि उनके कारकुनों ने कुर्बानी दी। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उरूज के दौर में यहाँ पर दीगर तमाम सियासी जमातों के लिए बहुत मुश्किल और टफ दौर था, लेकिन आज भी वो मौजूद है क्योंकि उनके कारकुनान ने कुर्बानियां दी। अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी, मतलब ओरिजिनल वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी जिंदा रहना है तो उसके कारकुन को कुर्बानी देनी होगी, उसके कारकुन को जान देनी होगी, उसके कारकुन को खून देना पड़ेगा इस तहरीक। अगर आपने अपनी तहरीक को जिंदा रखना होता है तो आपने खून देना होता है। आप इसके लिए तैयार हैं तो आपकी तहरीक का कोई बिगाड़ नहीं सकता। नहीं कह रहा अच्छा आप इसके लिए तैयार नहीं है तो अच्छा फारूक भाई, ये अनीला फहीम ने पूछा है कि हुआ क्या। मेरा ख्याल है कि इनको पता नहीं है कि कल गुज़िश्ता रात अनीला हुआ ये है कि एक इत्तला आई और पता चला कि फायर ब्रिगेड को कि एक घर पे आग लग गई है, और बाद में पता चला कि वो घर मरकज एमकेएम 90 था, वो मुकम्मल तौर पर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उसके अंदर घर में धमाके भी हुए, ज़ाहिर है कि कोई सामान रखा होगा उसके अंदर जो आग लगी। अब इंतजामिया का ये दावा है कि जी ये आतिशज़दगी है और शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन जो एमक्यूएम लंदन है उसका ये कहना है कि 22 अगस्त 2016 के बाद से बिजली मुनक़ता थी, तो ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें तो जब इंक्वायरी होगी तो उस वक्त सामने आएगा। लेकिन अरमान भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो अभी फारूक ने जो जिक्र किया है कि ये जो एक्टिविटी कराची शहर में हो रही थी और होने जा रही थी, तो इससे बहुत सारे लोग नाखुश थे। एक तो वो एलिमेंट था ना जो पूरे के पूरे एमक्यूएम ये महाजिर सियासत से ही बिल्कुल अलग मौकफ रखता है। और उनका ये कहना है कि महाजिर सियासत और दीगर, जिसमें कुछ मजहबी जमातें भी हो सकती हैं सारे, या एंटी एमक्यूएम जो एलिमेंट कह लीजिए, लेकिन वो एलिमेंट भी तो शामिल था इस सारी एक्टिविटी से जो एमक्यूएम का कभी ना कभी पार्ट रहा। खुद एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी और दीगर जो गिरोह थे, वो उनको भी तो ये प्रॉब्लम थी। तो आपको लगता है कि ये
जो चीजें हैं, ये सारा कुछ जो मैसेज है ये मुश्तरका तौर पे कहीं से प्लान किया गया है? अरमान भाई जरा सा ऐड कर दूं मैं, हाँ जी इसमें जी। आप पीएसपी को माइनस कर दें, क्योंकि मेरी नजर में पीएसपी ने बानी की मौजूदगी में अपना मौक़िफ़ उठाया और पीएसपी ने एक बिल्कुल अलहदा बुनियाद रखी पाक सरजमीन पार्टी के नाम से। बानी की ठीक जो है। ब्रांड लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको है। और बाकी जो मजहबी जमातें वो तो शुरू से एंटी बानी थी ना, मतलब उन्होंने मतलब जमात जी जी इस्लामी जी ने तो ऐसी। कभी उसका अगर वो बानी आ जाए ना आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, किसी को फर्क नहीं पड़ना है सिवाय इसके एमक्यूएम, जिसको बहादुराबाद में जो मरकज है जिसका आरजी, अगर फर्क पड़ना है तो उसको पड़ना है। मेरे ख्याल में उसको आप, मेरी अपनी राय में दुरुस्त ये होगा कि आप उसको सिर्फ बहादुराबाद पे करें। नहीं जी 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 अरमान भाई प्लीज। फारूक भी सही कह रहे हैं कि जो बहादुराबाद वाला मामला है ना, एमक्यूएम बहादुराबाद है, असल में जो है वो प्रॉब्लम उसको हो रही है, और क्योंकि वो नाम शेयर करते हैं उसका, और वही लोग हैं जो कि उस पार्टी में थे और फिर जो है जो जी भाई करते थे, और अब जो है वो खुद जो है वो लीडर बने बैठे हैं, और उनके अंदर भी लीडरों का जो है झगड़ा चल रहा है कि लीडर है, असल लीडर कौन है। असल लीडर लेकिन कौन है? लेकिन जहाँ तक बात की है फारूक ने कि जो तहरीक है वो कुर्बानियाँ मांगती है, और कुर्बानियाँ जो है कुर्बानियाँ देने के लिए अगर तैयार हैं तो फिर आप इस तहरीक को बचा सकते हैं मेरे ख्याल से। तो जहाँ तक फिर पीएसपी का भी उन्होंने हवाले दिया कि पीएसपी जो है बिल्कुल एक अलग नाम से है। फारूक, पीएसपी अलग नाम से जरूर आई है, उसने बिल्कुल नाम अलग रखा हुआ था, लेकिन जो कुर्बानियाँ देने वाले जो लोग थे, जो कि जीदार लोग कहलाते थे, या जो वॉरियर्स थे, या जो आप जो भी कह लें उनको, या जो जी जी। मजाहिमती जो एक अंसर था जो एमक्यूएम के अंदर, वो सारा का सारा जो है तकरीबन, या सारा का सारा नहीं कहें तो आप बहुत ज्यादा तादाद पे वो मेजॉरिटी, पीएसपी के नंबर ऑफ पास चला, मेजॉरिटी। हाँ, वो जी। पीएसपी के पास चला गया है, और वो जो है वो इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब खास तौर पर, वो जो है वो उन दोनों के साथ है, और वो जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी तब भी उनके साथ था, और अब भी उनके साथ ही है। तो ये कहना है कि अब वो जो है वो जिस तरह से आप फारूक कह रहे हैं कि वो आपको नजर आएगी कि जो है वो जिद्दोजहद उस तरह की और उस तरह की कुर्बानियां, तो मैं नहीं समझता कि अब बाकी जो लोग इधर रह गए हैं उन्होंने अव्वल तो वो दौर देखा ही नहीं है जो पहले जो जिद्दोजहद का दौर था, और अगर वो किसी से सीखना चाहेंगे भी तो वो सिखाने वाले भी जो है, या बताने वाले या मोटिवेट करने वाले भी अब यहाँ नहीं है, वो कहीं और हैं। तो वो चीज अच्छा कहाँ से अरमान भाई लेकर आएंगे? अच्छा, इसमें मैं लीडर्स ऐड भी कर जो है, दूं, अरमान भाई मैं इसमें ऐड कर दूं कि आपने जो बात की है, और मैं ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा, और हम डिस्कशन कर रहे हैं एक चीज को कि बेसिकली, बल्कि फारूक ने तो पिछले दिनों हवाला दिया था ना कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जो एमकेएम की थी वो हाथ बांध के ऊपर खड़ी हुई थी और वो वाकया कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बड़ी शख्सियात होती हैं, लेकिन उनको जो हैंडल और उनको चलाने वाले थे वो तंजीमी स्ट्रक्चर था। वो जो तंजीमी स्ट्रक्चर है बेसिकली जो एमक्यूएम का था, वो तंजीमी स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो सारा की सारा इस वक्त जो है वो पीएसपी के अंदर जा चुका है। राइट रॉन्ग उसकी बात नहीं कर रहे, वो बहस भी नहीं कर रहे हम। और जो फारूक कह रहे हैं कि नहीं इसका रिएक्शन और सारी चीजें, तो आपकी बात में थोड़ा वजन मुझे नजर आता है कि वो तंजीमी स्ट्रक्चर तो टोटली वहां पर है। अब बाकी रह गए वो चेहरे जो एमएनएज, एमपीएस और मिनिस्टर्स मुशीरान की सूरत में थे, वो सिर्फ अब एमक्यूएम बहादुराबाद के अंदर या वो आपको नजर आते हैं। तो बेसिकली जो तंजीम चलाने वाला तंजीमी स्ट्रक्चर था वो तो वहां चला गया है, यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, और मेरा कहने का मतलब यही है मैं भी कुछ कि कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलें। नहीं अरमान भाई पहले आप कंप्लीट करें। नहीं, मैं तकरीबन हो गया है कि जो सारा का सारा जो है ना वो वहां चला गया, तो अब आप जद्दोजहद कैसे करें? अच्छा, फिर आपकी जो यहाँ पर जो जिसको कहा जा रहा है कि जद्दोजहद करेंगे और लड़का आगे आएगा, या जो भी जो मजाहिमत मजाहिमत कहाँ से होगी? मजाहिमत के लिए मोटिवेट करने वाले या सिखाने वाले तो खुद लंदन में बैठे हुए हैं, आगे जो बाकी बचे हैं उनके, तो वो तो वहां से तो सारे रास्ते ही बंद हैं, खत्म हो चुके हैं। तो अब पीछे कौन रह जाता है? पीछे वो नहीं पहुंचते हैं, या जो लोग हैं वो लोग हैं जो कि सिर्फ हमदर्दियां हैं जिनकी, और जिनको जो पसंद करते हैं उनको, लेकिन वो अमली तौर पर या अमली मैदान में कुछ नहीं कर सकते। तो अब वो वाली जो है मेरे ख्याल से वो वाली जो ब्रीड है बस वो रह गई है।
जो अमली इक़दाम कर सकते हैं, जो अमली लोग थे, जो मज़ाहिमती लोग थे, वो सारे के सारे अब दूसरी जगह जा चुके हैं। फारूक, आप क्या करें? अच्छा फारूक, एक सवाल मेरा भी आपसे भी है। आप भी जाहिर है कि इन चीज़ों पे गहरी नज़र है, और बल्कि मेरा ऑडियंस से भी सवाल है। एक अरमान भी ने जो बात की ना कि 22 अगस्त 2016 उस वाक़े को हुए तकरीबन 7 साल का अरसा बीत गया। उसके बाद एपीएमएसओ की बात करें तो जो नया ब्लड अभी शामिल हो रहा है तो वो जो है वो एमक्यूएम बहादुराबाद के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, और नई जो जनरेशन है उनके अंदर आपको लगता है कि ये जो मज़ाहमती तहरीक या फिर हकूक और या सियासी जद्दोजहद, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन आ रही है यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो या तो उनको मोबाइल चाहिए या लैपटॉप चाहिए या फिर उनको उनकी तफरीह की चीज़ें चाहिए बेशतर। वो माजी का जो दौर था किताब का, वो किताब का कल्चर और उससे तहरीकी मवाद और सारी चीज़ें, वो तो हमें बहुत कम होता नज़र आ रहा है। ये शायद आपके और मेरे पीछे जो लाइब्रेरी नज़र आ रही है, ये शायद उस वक़्त की है जब ये दौर, हमने भी उसी वक़्त बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त पढ़ी जब मोबाइल का उतना कम्युनिकेशन वाला मामला नहीं था, और आज हम भी जो है वो किताबों के बजाय हम भी जो है वो सारी चीज़ें डिजिटल पढ़ रहे होते हैं। तो ये वाला फैक्टर आप कैसे कह रहे हैं कि कोई मज़ाहमती तहरीक या तंजीम या दोबारा से कोई खड़ी हो सकती है? ये थोड़ा समझाएं। अच्छा, पहले तो मैं वो बात करूं पीएसपी के पास जो लोग हैं। देखिए, एमक्यूएम जो थी ना, जब ये एमक्यूएम बनी तो अल्ताफ हुसैन साहब पहले नहीं थे मेन स्ट्रीम पे। जो महाजिर तलबा की तंजीम बनी उसमें अल्ताफ हुसैन साहब बाद में आए मेन स्ट्रीम पे, जो बानी मुत्तहिदा है। अब बानी मुत्तहिदा जब मेन स्ट्रीम पर आए तो अब इसको आप कुछ भी कह लें, तो उससे कबल अजीम अहमद तारिक थे और दीगर लोग थे बनाने वालों में, एक शायर साहब थे और लोग। लेकिन जब पार्टी बन गई और अल्ताफ साहब आ गए, बानी मुत्तहिदा आ गए, तो उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब का करिश्मा इतना बना कि लोग उनके भगत हो गए, उनके फॉलोवर्स हो गए। अगर बिलाल, अरमान भाई को नहीं पता होगा, बिलाल को याद होना चाहिए, बल्कि बिलाल भी शायद ना हो उस वक्त क्योंकि वो प्रिंट मीडिया के में थे उस टाइम। उबैद केटू जब आए ना, जब 9-0 पे रेड हुई और वहां से असला बरामद हुआ और उबैद केटू आया, तो उबैद केटू की इतनी हालत खराब थी, आपकी सोच होगी। वो जो ट्रक था जिसमें उनको सबको भर के लाए थे उस पर डीजल पड़ा हुआ था। जब उबैद आया तो वो डीजल पे आया था, और जो लोग इन चीजों की एक्टिविटीज में रहते हैं ना, उनको पता है कि वो सीन क्या होता है जब आप डीजल पे बैठ के आते हैं। अरमान भाई को भी पता है ना? जी 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 जी। अब उबैद ने पूरे कैमरे लगे हुए। जी जी अरमान भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था, आप बताते जाएं, आगे बताएं। अच्छा खैर, उबैद ने कैमरों की तरफ देख के बोला, नहीं कि आप बताएं, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी जी। तो उबैद ने कैमरों की तरफ देख के बोला कि हमें उससे मोहब्बत है और हमें उसकी सजा दी जा रही है और हम ये मोहब्बत करते रहेंगे। आप उसको देखें, उसकी जो फॉलोइंग है, उसकी जो अकीदत का इजहार उसने किया और उसके बाद वो तब्दील नहीं हुआ और वो मामलात चलते रहे। अब जो पीएसपी में लोग गए ना, जिनको अरमान भाई ने बोला कि जनाब ये बड़े वो थे, अभी हमारे एक दोस्त हैं अरमान भाई के इदारे में ही काम करते हैं, वो किस्सा सुना रहे थे। वो वहां पे थे, ये जो लांडी में इलेक्शन हुआ था ना, तो एक बहुत बड़ा नाम ना, वो जहाँ खड़ा हो जाता सुन रहे हैं आप फारूक भाई को? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। जी जी, आ रही है आवाज। ठीक है, इसमें नहीं आ रही थी लेकिन अब आ रही है। अरमान भाई के इदारे का एक बंदा था, वो वहीं खड़ा हुआ था, वो रिपोर्टर है वहां के। अच्छा, वो सबको जानते हैं ना, तो एक ऐसा शख्स जो कहीं किसी जगह पहुंच जाता था ना, तो उसके लिए उसके चक्कर में जो है ना 4 लाइनें जो है ना लोगों की लगती थी कि भाई वो आए, फला भाई आए। तो किसी ने मुस्तफा कमाल के साथ थोड़ी बदतमीजी हो गई, कोई बात थी, तो उसने घुमा के दिया एक टीएलपी वाले ने डंडा, और भाई का सर खुल गया। वो जिनका नाम चलता था वो सर पकड़ के बैठे हुए थे। तो भाई ये सारा जो सिस्टम होता है ना, ये सिस्टम कोई जो है वो आप एक सिंबल क्रिएट करते हैं, और एमक्यूएम ने जो पूरा एक शख्सियत को क्रिएट किया, वो जो थे वो बानी मुत्तहिदा थे और उसके ऊपर उन्होंने बनाया। अगर किसी ने एनिमी, कोई एक फिल्म थी जिसका उर्दू में मफहूम ये था कि आपका दुश्मन आपके
दरवाजे पे। तो उसमें स्टोरी होती है कि 2 मुल्कों की जंग होती है और उसमें मैं उसका नाम भूल गया हूं, लेकिन उसमें जो हीरो होता है वो एक बड़ा अच्छा स्नैपर शूटर होता है। तो उसमें वो करता ये है कि उसको लोग ना हीरो बना देते हैं और वो वाकई में बहुत अच्छा निशानाबाज होता है, और उसको फॉलो करते हुए जो एक मुल्क जंग हार रहा होता है वो जंग जीतना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी रोजाना स्टोरीज लगती हैं, उसने मुश्किल हालात में ये कर दिया, उसने मुश्किल हालात में ये कर दिया। अब आपने जो पूरी इस तंजीमी स्ट्रक्चर खड़ा किया था उसमें एक ही बनाया था कि इनके चचा भतीजे भी जो है वो ऑपरेशन के अंदर कुर्बानी दी हुई है, उनकी चचा भतीजे की, इन्होंने घर की कुर्बानी दी, इन्होंने चला वतन, ये हो गए भाई की ये कुर्बानी, भाई की ये कुर्बानी, भाई ने अपने किसी बच्चे बड़े को नहीं लाया। तो अब वन एंड ओनली भाई ये तहरीक, इस पूरी तंजीम में वन एंड ओनली भाई बन गए। बिल्कुल सही अनस मलिक ने लिखा, एनिमी एट द गेट्स। तो अब वन एंड ओनली भाई है जिनके ऊपर पूरी तंजीम की फॉलोइंग है, जिनकी उसके ऊपर पूरी तंजीम का जो मतलब करिश्मा का एक ही शख्स है। अब वो पीएसपी में बैठा हो लड़का या कहीं पे, पीएसपी में तो मैं बोलता हूँ 30 और 40% जो लोग हैं ना वो है जो मजबूरी में। और मैं कहता हूँ कि कई माएँ जो है ना वो रोजाना दुआ करती होंगी कि अनीस खान खानी जिंदा रहे, अनीस खान खानी जिंदा रहे, हर नमाज में दुआ करती होंगी, क्योंकि उस शख्स की वजह से कितने लोग हैं जो कि बाहर हैं। मतलब मैं बिल्कुल खुल के बातें कर रहा हूँ बिलाल। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाहिर है श्योरिटी के ऊपर बाहर है, कदर जी करनी चाहिए लोगों को उस शख्स पे की उसकी श्योरिटी, अब जो भी है उसका मामला। हाँ वो देखिए नजरिया, सोच या बयान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब तो अगर मैं कह रहा हूँ ना कि कुर्बानी कैसे देंगे, जब ये जो 80s 70s 80s या अर्ली 80s में ये मामला शुरू हुए थे तो उस वक्त किसी को कहाँ कुछ आता था, मतलब इनकी उम्रें क्या थी इन लोगों की। अल्ताफ हुसैन साहब ने जब स्टार्ट की थी ये तहरीक तो वो भी अंडर 40 थे, जब फारूक सत्तार मेयर बने वो अंडर 30 थे, बड़ी बड़े कैबिनेट में एमएनए एमपीएस सारे अंडर 30 अंडर 40 थे, इमरान फारूक जब नेशनल असेंबली में गए अंडर 40 थे, वो इनका पूरा जो टाइम अंडर 40 के बल्कि अंडर 35 थे। तो अच्छा वो ठीक है आसिम भाई, ठीक है ख्याल करते ठीक है तो जी। अच्छे देखिए अच्छे दोस्त जो है ना मिलना बड़ा मसला होता है। तो सही बात है। ये बहुत शुक्रिया आसिफ। खैर जो मैं बात कह रहा था वो यही है कि प्रॉब्लम इतनी सी है कि आपको एक लीडर चाहिए होता है जिसके ऊपर आप फॉलो करें, जिसकी शख्सियत बनी हुई हो। अब एक जो थोड़ी बहुत शख्सियत थी वो बची थी मुस्तफा कमाल साहब की, बाकी इनमें सारे जो तो बैठे हुए कोई भी इनमें दम नहीं है, मतलब किसका क्या क्रेडिट है, किसने क्या बनाया है। अगर किसी ने कोई थोड़ा बहुत रह देकर अगर हम बोल देंगे काम किया तो मुस्तफा कमाल ने कराची ने उसकी एक फिगर बनाई थी, वो भी भाई ने बनाई थी और किसी ने नहीं बनाई। तो मेरे ख्याल में आपको जो है ना वो डिसिप्लिन और डिसिप्लिन इन चीजों में नहीं होता, डिसिप्लिन में सब बात में आ जाता है। पहले जरूरत होती है कि तंजीम तो जिंदा हो जाए, आपकी तंजीम ही जिंदा नहीं है भाई। ये है। जी अरमान भाई। जी मैं दोबारा वापस आया, बताया क्या बात हो रही, कहाँ तक पहुंचे थे? नहीं इसी पे डिबेट कर रहे थे कि वो के तंजीमी स्ट्रक्चर तो अब नहीं है, और जब अब तंजीमी स्ट्रक्चर आपका कहीं और चला गया है और आपके पास अब नई जनरेशन के हवाले से जो है वो आप भी मौजूद नहीं है, जाहिर है कि आप पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो अब तो वो मज़ाहमत तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, लेकिन फारूक ने कहा कि नहीं, मैंने भी यही कहा है कि पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, लेकिन बार बार बात कर रहे हैं ना। हाँ लेकिन जो मज़ाहमत की बिलाल भाई आप बार बार बात कर रहे हैं ना, मज़ाहमत के लिए जो है ना क़यादत का खड़ा होना जरूरी नहीं है। हम सियासी मज़ाहमत की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं सियासी मज़ाहमत की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सियासी मज़ाहमत जो एमक्यूएम ने तो अपने इख्तिदार में आने के फौरन बाद अंडरग्राउंड ही रही है इनकी पूरी क़यादत। कौन सा इमरान फारूक पूरा सिस्टम चलाते रहे, इमरान फारूक अनीस खानी से पहले इमरान फारूक सिस्टम चलाते थे, वो कौन से जो है कराची में होते थे, या कोई भी थे सलीम शहजाद से आते रहे, वो कौन से कराची में थे, और बाकी जो लोग थे वो भी कराची में नहीं होते थे। ये फारूक भाई ये लोग तो बेचारे मासूम लोग थे, बहुत ही मासूम लोग थे, ये तो सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखाने के लोग थे, और वो मीडिया अट्रैक्शन के लिए, मीडिया उसके लिए, ठीक है, मीडिया डमीज थे ये लोग। लेकिन जो अच्छा स्ट्रक्चर के हवाले से जो मैंने नोटिस किया है ना, देखें जो एमक्यूएम जो बुनियादी तौर पे एमक्यूएम है ना, मेरी बात को लोग समझें
एमक्यूएम बुनियादी तौर पर एक रिएक्शन की बजाय, एमक्यूएम का बनना एक रिएक्शन, और रिएक्शन जो है वो हालात पैदा करते हैं। हालात इस वक्त जो है वो उस तरह के हैं जो कि बानी मुत्तहिदा के हिमायत में जा रहे हैं। अब बदकिस्मती है आपकी जो भी कहे कि हालात उनके हक में, कहते हैं ना वो आंसू गैस का शैल फेंकते हैं आप, और जो हवा आपके मुखालिफ होती है और वो पुलिस वालों पे ही आ रही होती है, तो वो वाला मामला चल रहा है। ये मेरी हवाले से राय है। और स्ट्रक्चर जो है ना, कराची के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। जी अरमान भाई, किसको प्रॉब्लम नहीं, किसको प्रॉब्लम नहीं है? देखिए फारूक देखें, फारूक आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ इसलिए करूंगा क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं कि बाहर से हमेशा से जो है वो बाहर से ही कंट्रोल की गई है, और क़यादत जो थी वो अंडरग्राउंड थी या बाहर थी, और बाहर से हमेशा कंट्रोल किया गया। वो जमाना और था, उस वक्त मुत्तहिदा गवर्नमेंट इतने टुकड़ों में बटी हुई नहीं थी। अब जो है वो बात दूसरी है, अब जो है वो मुत्तहिदा गवर्नमेंट जो है वो कई हिस्सों में बढ़ गई है। एमकेएम पाकिस्तान भी हो चुकी है, वो पीएसपी भी हो चुकी है, और अब ये जैसा मैंने कहा कि आपका जो सारा जो विंग है, जो मज़ाहिमती विंग है, वो तो सारा का सारा पीएसपी में जा चुका है। तो वो जो भी कुछ कंट्रोल हो रहा था वो बाहर की और यहाँ की क़यादत जो कि यहाँ पर सरफेस पे नहीं होती थी, वो लोग जो है वो कंट्रोल कर रहे होते थे। असल में वो लोग होते थे जो कि तंजीमी स्ट्रक्चर, जी तंजीमी स्ट्रक्चर जो था वो लोग कंट्रोल करते थे, और वो हिदायत बाहर से लेते थे। वो तंजीमी स्ट्रक्चर जो आपका जो बीच का स्ट्रक्चर है जो कि तंजीम को चला रहा था यहाँ पर, वो सारा का सारा इस वक्त नहीं है, पीएसपी के पास है। तकरीबन ज्यादातर जो है वो मैंने जैसे कहा वो पीएसपी के पास है, और उसके जो रूह रवा भी हैं या जो भी कह लें आप, वो भी जो है वो इस वक्त पीएसपी के अंदर ही बैठे हुए हैं, जो कि उनको चला रहे थे और सब कुछ। और जो फर्स्ट ईयर और जो तंजीमी स्ट्रक्चर को चलाने वाला जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, बाहर से तो हिदायत दी जाती है, जो लीडर्स हैं वो तो हिदायत दे रहे होते हैं। चलाने वाली जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, वो दोनों टीयर जो है इस वक्त पीएसपी के अंदर है। हो सकता है आप मुझसे इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को जानते भी हैं, और वो इख्तिलाफ भी नहीं करेंगे इस बात से कि वो वहां पर मौजूद हैं। अब उनकी गैर मौजूदगी में, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, उनकी गैर मौजूदगी है, वो अब मौजूद नहीं है। उस तरह से तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो कि आप जिस तंजीम की बात कर रहे हैं। प्लस ये कि जो बाहर की जो क़यादत है वो यहाँ पर जो मैसेज देगी वो किसको देगी। अब मामला ये है कि वो मैसेज किसको दिया जाएगा। पहले एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद था, वो जिसको मैसेज देना चाहते थे उनको पता था कि हम मैसेज किसको देना है, और वहां से वो पास ऑन कहाँ से होगा और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। अब तो गैप्स आ गए हैं बीच में, अब वो जो है वो जो सिलसिले जो थे वो टूट चुके हैं, तो वो उनको बनाने में जो है वो अब दिन लगेंगे, और वो जो दिन है वो अभी आपके पास इतने दिन नहीं है, या इस तरह के हालात नहीं है कि वो इतने आराम से बनाए जा सकें। देखें अभी भी जो है वो जो भी एक्टिविटी हो रही थी उसको भी फिर काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। तो अगर समझ लिया जाए कि काउंटर करने के लिए ही कुछ किया गया था, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ और करेंगे, वहां से कुछ और किया जाता है, तो यहाँ से भी फिर काउंटर कार्रवाई होगी। और ये मैंने कहा ना, प्रेशर टैक्टिक्स है मामला। बातचीत या जो कुछ भी हो रहा था वो कहीं ना कहीं जाके रुक गया था, और अब दोनों तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। वो जो बातचीत जहाँ रुकी है वहां पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे, वहां कुछ ले दो की पॉलिसी पर काम करना होगा। अगर वहां हटदर्मी दिखाई जाएगी और प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाएंगी, तो इसमें जो है वो रियासत को तो कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी का नुकसान होगा और सरासर नुकसान होगा। दोबारा से जो है फिर उसी तरह जिद्दोजहद में जाएंगे। अभी जो है वो आप यहाँ कदम जमाने के लिए या यहाँ पर वापस आने के लिए अगर कुछ जो है वो कंप्रोमाइजेस कर सकते हैं तो फौरी तौर पर हो सकता है, वरना जो है वो जैसा फारूक कह रहे हैं कि जिद्दोजहद करना पड़ेगी और एक लंबा प्रोसेस होगा। तो वो लंबा प्रोसेस में जाने के लिए फिर जो है वो उस तरह की जो जिद्दोजहद है वो उसको करने वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं, और वो जो लिंक्स हैं वो भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी फिर बहुत अरसा लग सकता है इसमें, इन सब कुछ चीज़ों को बनाने के लिए असर नौ बनानी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी जो है वो फिलहाल जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इस तरह की जो सेटअप है वो मौजूद है, जो कि बिल्कुल रेडीमेड सेटअप हो और फौरन जो है वो आप कहें और वो हो जाए वहाँ पर। जी फारूक भाई, मेरा ख्याल है कि हम इसको वाइंड अप की तरफ जाएंगे, और आखिरी एक दो क्वेश्चन आए हैं कि जी राब्ता कमेटी
अब लोगों ने ये नहीं बताया कि राब्ता कमेटी बहादराबाद की बात की है या राब्ता कमेटी अगर लंदन की बात की है, तो लंदन की बात की है तो मैं बता देता हूँ जी। उनका इस आतिशज़दगी के बाद एक फौरी तौर के ऊपर बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि वो इसकी मज़म्मत करते हैं और उन्होंने आज़ादाना जो इंक्वायरी है उसका मुतालबा किया और कहा है कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि किसी की शरारत हो सकती है। कौन है? ज़ाहिर है वो जब तक इंक्वायरी नहीं आएगी तो पता नहीं चल सकेगा। तो ये सूरत-ए-हाल है जहाँ तक एमक्यू पाकिस्तान की बात है या दीगर धड़ों की बात है तो उनकी जानिब से जो डॉक्टर फारूक सत्तार का एक स्टेटमेंट फारूक भाई ने बताया है कि आया है, लेकिन इसके अलावा रस्मी तौर के ऊपर भी नहीं कोई बयान जारी किया गया। उसकी बुनियादी वजह जो अभी अरमान भाई ने भी ज़िक्र किया है कि जो मज़हर अब्बास साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी उसमें वहाँ होंडा 50 मौजूद थी जो कि बानी एमक्यू की थी और मिडल क्लास की वो निशानी थी। बेसिकली जो एक अरसे से काम हो रहा था और जब 22 अगस्त का इंसिडेंट हुआ और उससे पहले मुस्तफा कमाल साहब की आमद हुई तो उस वक्त भी ये इशू था कि जी अगर आप एमक्यूएम का खात्मा करेंगे तो उसकी जो निशानी है, एक तो मुक्का चौक है, एक अजीजाबाद है, अजीजाबाद के अंदर मरकज 90 है, फिर एमक्यूएम का परचम है और उस परचम के अंदर पतंग का निशान है। तो ग्रेजुअली जो है वो हर एक को आपने निशानी के तौर पर खत्म करना है ताकि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तंजीम के स्ट्रक्चर का, इसकी निशानियों का, इसकी जो चुरंगी के नाम है या जहाँ का मरकज़ है, वहाँ का नाम और ये सारी चीज़ें, उस प्लान का एक हिस्सा उस वक़्त तय किया गया था। लेकिन ज़ाहिर है कि इसकी एग्ज़ीक्यूशन मुख्तलिफ़ वक़्तों में हुई है, फिर वो रुकी है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। फिर आपको पता है कि फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने बिल्कुल एक तंज़ीम का फ़ैसला किया और उसके बाद जो मज़ाहमत आई, उसके बाद जो एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि जो एमक्यूएम बहादराबाद है, उसने ये तय किया कि वो एमक्यूएम का परचम भी रखेंगे, नाम भी रखेंगे और इंतखाबी निशान भी पतंग रखेंगे। फिर ये सारी डेवलपमेंट सामने आती रही। लेकिन अब जो वाक़या रुनमा हुआ है, इसमें डेफ़िनेटली हम यकीन से नहीं कह सकते कि इसके पीछे हकीकत क्या है, आतिशज़दगी है या शॉर्ट सर्किट है या किसी ने आग लगाई है। डेफ़िनेटली जब तक कोई इंक्वायरी नहीं हो जाती और इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो हम भी ज़ाहिर है कि इस बात को ये श्योर नहीं कर सकते और ना कोई दावा कर सकते हैं। सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि 2 अतराफ से दावे किए गए हैं इस हवाले से। तो ये तो थी अपडेट्स, लेकिन अब फारूक भाई मुख्तसर सा आज का बता दें कि ये जो आज ज़हीर केस में एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि 2 मुल्ज़मान की ज़मानत हो गई और एक मुबैयना मुख्बिया का 164 कराची शेल्टर होम का आ गया है। हम बात कर रहे थे, एक जगह बैठे हुए थे, कुछ वुकला भी थे, साबिक जजेस साहिबान भी थे। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट एक बच्ची का एक मर्तबा 161 का स्टेटमेंट लेने के बाद उसे कह रहे हैं 13 साल की उम्र में कि जाओ अपने शौहर के साथ और थाना परेडी के एसएचओ को बुलाकर कहते हैं कि इनकी हिफाजत करो और इनको इनकी मंजिल मकसूद यानी कि जहां इनका घर है वहां तक पहुंचा दिया जाए। और दूसरी तरफ ये मामला है कि 50 दिन से जो है वो एक लड़की ये कह रही है कि मुझे अदालत 164 ले ले, लेकिन अदालत कह रही है कि जी नहीं, आप इस काबिल नहीं है, ना आपके कोई हकूक हैं, ना आपके कोई राइट्स हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये जुडिशियल विक्टिमाइजेशन की तरफ का केस जो जा रहा है। मैं इस पे क्या कहूंगा? जी जी यार मैं आज की पेशरफ्त नहीं, आज की जो पेशरफ्त है जमानत की और उस पे देखिए, जो आज की पेशरफ्त है उसके हवाले से सबको ये अंदाजा हो गया है, हम सबने कुछ ना कुछ किया है इसके ऊपर। 161 जो है बच्ची का वो आ गया है उसके सामने, मतलब उसके जो डॉक्यूमेंट्स निकल आए हैं मंजर आम पर आ गए हैं, जिसमें बच्ची ने एक दफा फिर जो है वो उसका जो है मतलब उसने बताया है कि जनाब मैं जो हूँ अपने शौहर के साथ अपनी मर्जी से गई हूँ। और बच्ची ने ये भी बताया कि जनाब वो किस किस तरह गई है, पूरा उसने एक वाकया जो कि पहले दिन से उसने बता रही थी वही उसने रिपीट किया है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी और उसके बाद फिर मेरे वालिदैन शादी के लिए राजी नहीं थे, वो जैनुल आबदीन, और पूरा उस बच्ची ने किस्सा खींचा और एट दी एंड उसने बताया कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे गई हूँ ये सारे मामला में। और ये पूरा 161 अदालत में जमा हो गया, कार्रवाई का हिस्सा बन गया है। साथ में सिंध हाई कोर्ट में जब मैंने रमान भाई ने साथ व्लॉग भी किया था कि जो चीज हुई है कि वही वाली जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अदालत ने जब वहां पे जिब्रान से सवाल किया था कि जनाब आप हमें वजह बताएं कि हम उनको क्यों ना जमानत दें, तो हम उस वक्त ही समझ गए थे कि जमानत हो जानी है, उनकी जमानतें मंजूर हुई हैं, 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने। केस पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। देखिए प्रेशर तो चीजों का होता है, हम माजी में भी इस किस्म के कुछ केसेस में, ये वाला केस नहीं लेकिन दीगर केसेस में हम देख चुके हैं कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है चीजों का तो चीजें डिले हो रही होती हैं, लेकिन एट द एंड हैप्पी एंडिंग होती है। तो इंशाल्लाह इस केस में भी हैप्पी एंडिंग होगी। 14 सितंबर का दिन बहुत बड़ा होगा। 14 सितंबर को जो मैं अगर सही है दिन, मैंने नाम सही दिन का तारीख का नाम लिया है, तो 164 से मुतालिक भी जजमेंट आएगी, उस हवाले से भी रिजर्व है, जमानतों पे
जो पोस्ट अरेस्ट बेल की जमानतें हैं उसके ऊपर 14 सितंबर को ट्रायल कोर्ट से आ रही है, और इसके साथ साथ जो मुलाकात से मुतालिक है वो भी जजमेंट है। अच्छा, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है जनाब? ट्रायल कोर्ट की जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जरा कोई प्रेशर कोई चीज चल भी गई वहां, तो फिर हम हाई कोर्ट से ही उम्मीद रखते हैं कि वहां पे ऐसा मामला नहीं होंगे, उसके बाद ऑप्शंस उनके बाद मजीद खुलते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 14 सितंबर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 14 सितंबर के दिन को बहुत पॉजिटिवली देखना चाहिए। इस केस के अंदर इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जो मेरी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 2 से 3 केस ऐसे हो गए उसके बाद ये केस चलते चलते में जिसकी जजमेंट्स आ गई हैं, जिसके अंदर जो है वो बच्ची को कहा गया है कि जनाब आप चले जाएं, और उन बच्चियों की उम्रें इस बच्ची से भी कम है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है और उन्होंने बोला है कि जनाब आप जाएं, कोई मसला नहीं है। तो इस केस के साथ ऐसी ज्यादती या इस केस में आपने ऐसा क्यों रखा है रवैया, इसकी वजह में हम पहले ही बता चुके हैं, हम मजीद इसमें क्या बताएं? हाँ जी अरमान भाई, अगर आप इसको क्लोज करें और आपकी राय आज की डेवलपमेंट के ऊपर क्या है ये, और लोगों ने पूछा कि आखिर इसका केस का हल क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट्स किया है, मैं स्क्रीन पर नहीं ला सकी हमारी एडमिन उसको, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी एंडिंग क्या होगी? फिलहाल हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं, और मैंने फारूक के साथ भी जो व्लॉग की थी उसमें भी हमने यही कहा था कि जो ये केस है, और अभी जो 6 सितंबर को जो केस हुआ है, जिस पर आपने जो कमेंट में भी लगाया हुआ है, जो केस हुआ था जिसमें जो है 14 साल बच्ची को जाने दिया गया था, तो ये केस इतना ही सिंपल था, लेकिन इसको, और इस केस में भी यही हुआ था जो कि अभी आपने बताया ना कि 6 तारीख को एक केस आया बच्ची का, और बच्ची को जो है वो उसके शौहर के साथ जाने दिया गया, हालांकि उसमें भी जो है वो स्मगलिंग की दफात भी शामिल थी, इसमें एब्डक्शन की दफात भी शामिल थी, और कोर्ट ने जो है उनको साइड पे कर दिया जब बच्ची ने बयान दिया कि जी उसने खुद से शादी की है, अपनी मर्जी से शादी की है, तो उसको अपने शौहर के साथ जाने दिया गया। यही मामला जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने जो जहीर है और उसकी अहलिया, उसके साथ भी यही किया था कि उनको भी जो है वो, आपको याद होगा, उनको भी कहा गया था ये कि यू आर एट लिबर्टी और आप जहाँ चाहें जा सकती हैं। लेकिन मामला वहां से बिगड़ना शुरू होता है जब दोबारा जो है वो मुद्दई के वकील ने और मुद्दई ने जो है वो दरखास्तें लगाना शुरू कर दी थी, और उसको कहा गया था कि जी वो जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सी क्लास किया गया केस को, वो गलत तौर पे किया गया, ये एब्डक्शन का केस है, ये माइनर का केस है, और ये जो है इंसानी स्मगलिंग का केस है, और फिर वो गैंग और ये वो मामला जो है वो तमाम के तमाम लाए गए थे। सिर्फ और सिर्फ तूल दिया जा रहा है केस को। हम शुरू से कह रहे हैं कि, और हवा में नहीं कह रहे हैं, फारूक के साथ जब भी मैंने व्लॉग किए हैं वो हमने यही कहा है इसमें भी कि जो हम बात कर रहे होते हैं, या बिलाल आप भी जो बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग बात करते हैं सेक्शंस के ऊपर, जो सेक्शंस लगी हुई हैं, जो केस में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, जिस बुनियाद पर जो है वो जो सेक्शन लगी हुई हैं उस बुनियाद पर फिर हम जो है वो आगे की बात कर रहे होते हैं कि अब ये चीजें हो सकती हैं। फारूक ने मुझे याद है, फारूक ने हमारे पिछले व्लॉग जाके देख लें, मेरे और फारूक के जॉइंट व्लॉग्स हैं, उनमें जाके देख लें। फारूक ने एक बात कही थी कि जहीर जो है वो, उसकी बेल कैंसिल होगी, वो जेल जाएगा, और जेल जाने के बाद होगी। तो अब सिलसिला वही कुछ नजर आ रहा है ना, जो निकाह खां है, निकाह खां की जो जमानत हुई है और जो गवाह की जमानत हुई है, उसके बाद अब जहीर की और शब्बीर की जमानत भी जो है बहुत कभी इम्कान है कि उनकी जमानतें भी हो जाएंगी। तो वो फारूक की बात भी, फारूक ने क्यों कहा था ऐसा, फारूक ने जो है वो इस तरह के केसेस को स्टडी किया हुआ है, उनके सामने किस तरह के केसेस आए दिन होते रहते हैं, और इस केसेस में क्या होता है, फिर वो कौन कौन सी सेक्शन लगाई हुई हैं, वो सेक्शंस किस तरह से जो है वो उन पर आर्गूमेंट्स होंगे, और वो किस तरह से जो है उसको डील किया जाएगा। ये तमाम जो केसेस होते हैं, इसमें 19-20 तो हो सकता है कोर्ट का फैसला कुछ और आ जाए, लेकिन हम इम्कानात पे बात करते हैं, और इम्कानात जो है फारूक ने भी उस वक्त भी इम्कानात पे बात की थी, और इम्कान का इजहार किया था कि ये भी, इसमें भी यही होना है कि जो शब्बीर की और जहीर की जमानतें हैं वो भी हो जाएंगी, और अब उनकी जमानत लगेगी, उनका जो केस होगा तो फिर वो भी देखेंगे कि वो कहाँ तक जाता है और कैसे कैसे आगे बढ़ता है। इसके अलावा जो 164 का बयान है, या जो अदालत के सामने जो बयान दिया था सिंध हाई कोर्ट में, और उसके बाद अब ये 161 का बयान। अच्छा, इसमें एक और भी कुछ कमेंट्स आए हैं मेरे पास, मैंने जो व्लॉग्स किए उसमें भी कमेंट्स आए हैं कि जी इसकी डेट देखें, ये बहुत पुराना बयान पुराना और नए की बात नहीं है। बयान 161 का एक ही हुआ है, वो बार बार नए बयान नहीं होते हैं इसके, कि फिर जो है वो हर थोड़े दिनों बाद एक नया बयान होगा।
या 164 का एक बयान जो है, जिसको जो है वकील साहब भी कह रहे हैं, मुद्दे के वकील भी कह रहे हैं कि 164 का बयान तो हो चुका है लाहौर के मजिस्ट्रेट के सामने। तो अब वो कहना कि जी वो तो पुराना बयान था, वो पुराना बयान की बात नहीं है। अगर नए बयान की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट बताएगी कि कब करना है। 161 का जो बयान हुआ था वो जिस तारीख को भी हुआ था, जो जुलाई की जो तारीख है, लेकिन वो मंजर आम पर अब आया। उसके जो मतन है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अब मंजर आम पर आए कि उसमें उससे लड़की ने जो मुगबिया है, जो मुबैना मुगबिया है, उसने क्या कहा था, बयान क्या दिया था, उसके अल्फाज क्या थे, वो सारा का सारा अब मंजर आम पर आया है। तो उससे जो है वो बहुत सारी चीजें साफ जाहिर हो गई हैं, और वो अभी भी जो है वो इसी बयान पर कायम है। नया बयान उस सूरत में आएगा या तो अपने बयान से फिर जाए, या जरूरत पड़े कि हाँ जी दोबारा से बयान लें, और अगर 164 की जो है एप्लीकेशन लिखी हुई है, अगर उसमें बयान का जो है वो ऑर्डर आ जाता है तो एक मरतबा फिर 164 का बयान हो जाएगा। 161 का बयान यही होगा, पुलिस बयान ले चुकी है, और ये इसी बयान पर जो है पुलिस का कायम है, उसको दोबारा बयान लेने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जब भी उसने दोबारा बयान लेने के लिए नहीं कहा है, 164 का बयान अगर होता है तो वो भी अगर यही होगा तो फिर कोर्ट जो है वो उसी बयान की रोशनी में ये कहना कि जी माइनर है, इसका बयान नहीं होगा। तो आज का जो फैसला हुआ है वो भी इसी बयान के हवाले दिए गए हैं उसमें भी। और जो हाई कोर्ट में जब इनको सेट एट लिबर्टी कहा गया था, तो वो भी उसी जो बच्ची है, जो मुबैना मुखिया है, उसी के बयान की रोशनी में जो है वो उनको कोर्ट ने जो है वो कहा था कि जाएं आप अपनी जिंदगी गुजारें, जहाँ चाहें आप जा सकते हैं। तो ये जो बयान नहीं होगा या बयान नहीं हो सकता है उसका, तो ये भी मेरे ख्याल से एक मिथ है कि बयान नहीं हो सकता है उसका। और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी एक ये भी कहा था, बिलाल आपको याद होगा कि जब जी जी उनके वालिद से सवाल पूछा गया था, उन्होंने पूछा था कि अगर सारा दिन भी उसको दे दिया जाए और फिर भी वो जी यही बयान पे कायम रहे कि वो जो है वो जहीर के साथ ही जाना चाहती है, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फिर भी जो चाहूंगा कि मेरे मेरे साथ ही जाए, आप मेरे हवाले करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कोई भेड़ बकरी तो नहीं है, ये कि जीती जाती है इंसान है, इसकी राय भी पूछना पड़ेगी। तो राय की बहरहाल अहमियत है, जो कोर्ट्स कह रही है कि राय पूछना पड़ेगी, और राय जो है उसकी अहमियत है, तभी तो जो है वो कोर्ट्स में जो है वो राय की तरफ इशारा कर रही है। तो बहरहाल ये तमाम पूरा का पूरा केस जो है वो उसके बयान पर इन्हिसार करता है, और उसी का बयान जो है पूरा का पूरा केस डिसाइड करेगा। चले जी, बहुत शुक्रिया अरमान भाई आपका भी, और फारूक समी आपका भी। अरमान साबिर का जो व्लॉग है भाई का, वो अरमान साबिर व्लॉग के नाम से है, और फारूक समी का रिपोर्टर्स 21 के नाम से। अगर आपने अभी तक इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा तो आपको पता है ना, करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज। तो इंशाल्लाह से नए लाइव सेशन के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आदाब, अल्लाह हाफिज।